हाय। यदि आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम बस 15 दिनों में होने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसको अप्लाई करके आप मैथ के रिवीजन को इफेक्टिव बना सकते हो और आप मैथ में एक अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस रख सकते हो एग्जाम में जाने के लिए। तो लेट्स सी। सबसे पहले जो कुछ मैं बताने वाला हूँ उससे पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक वेल प्लान्ड पहले से कोई स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो करते आ रहे हैं और आप बिलीव करते हैं कि वो स्ट्रैटेजी हमेशा काम कर जाएगी मेरे लिए, तो प्लीज़ डोंट फॉलो माय स्ट्रैटेजी, क्योंकि हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको डेविएट कर दे और आप जिस तरीके से यूज टू हो अपने तरीके से स्टडी को आगे बढ़ाने में, अपने रिवीजन को करने में, उससे आप डेविएट हो जाओ। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बातों से फिर इफेक्ट होके अपने वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी को फिर से आप डेविएट कर दो। तो आपके पास अगर पहले स्ट्रैटेजी है तो डोंट फॉलो एनी न्यू स्ट्रैटेजी, ट्रस्ट योरसेल्फ। आप स्वयं के ऊपर पूरा भरोसा रखिए। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है सो यू डोंट हैव टू फॉलो एनी न्यू स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, लेकिन हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हों जो 15 दिनों में अच्छे तरीके से रिवाइज करना चाहते हों और उनके पास कोई एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी नहीं है। तो उनके लिए मैं ये कुछ बताने जा रहा हूं जिससे आप मैथ को कम से कम रिवाइज कर सकते हो इस 15 दिनों में अच्छे तरीके से। तो इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हम दो पार्ट में इसको बांट लेते हैं। सबसे पहला है कि हम जो भी 15 दिनों का हमारा स्पैन बचा है उसमें हम कैसे सिलेबस को बांट सकते हैं। So the first thing is distribute the syllabus into days। जो भी आपके पास डेज है उसमें हमने सिलेबस को बांट लिया। और दूसरा फिर हम ये देखेंगे कि हाउ द स्टडी इन अ पर्टिकुलर डे शुड लुक लाइक, मतलब कि आपका जो एक दिन का स्टडी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। ऑलराइट, सो यही दो बिंदुओं पे मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूरे सिलेबस को हम इन 15 दिनों में कैसे बांट सकते हैं। एक जेई मेन के सिलेबस के आधार पर देखा जाए तो 16 डिफरेंट यूनिट्स हैं। अगर जेई मेन का जो सिलेबस रिकमेंडेड है उसको आधार मान के देखा जाए तो इन 16 को आप मान लीजिए कि रफली 15 मान लीजिए, तो 3 कैटेगरीज में बांटिए। सबसे पहला है व्हाट मैटर्स, दूसरा है व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर यू एंड तीसरा व्हाट इज द मैटर। अब तीनों को मैं बारी बारी से समझाता हूँ। सबसे पहला है व्हाट मैटर्स। व्हाट मैटर्स में आप उन टॉपिक्स को, उन यूनिट्स को रखिए जो एक्चुअली एग्जामिनेशन में आपको कंपटीशन में रखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चंस को हर एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है एग्जामिनेशन में। तो अगर आप उन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करके कॉन्फिडेंस लेवल बना लो तो फिर आप कंपटीशन में आ जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन है या फिर वेक्टर्स एंड 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एंड सेट रिलेशंस एंड फंक्शन, ये 5 चैप्टर्स, 5 टॉपिक्स या 5 यूनिट्स मान लीजिए ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस लगभग हर एक स्टूडेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक मैथमेटिकल वे आपको पता होता है कि कैसे अप्रोच लिया जाए। तो अगर आपको अप्रोच पता है और फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वजह से जो आपने रिवाइज नहीं किया है उसकी वजह से आपने एग्जामिनेशन में जाकर उस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो फिर ये गलत है। तो इन चैप्टर्स का रिवीजन आप पहले 5 दिनों में कीजिए। हो सकता है इन चैप्टर्स में से कुछ आप निकाल दें, कुछ ऐड कर दें, वो अलग बात है। मतलब ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये 5 चैप्टर्स का, 5 यूनिट्स का मैंने नाम दिया। तो ये था व्हाट मैटर्स, मतलब ये कि ये आपको एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिशन में रखेगा। मीन्स ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे और आप भी अटेम्प्ट करेंगे। तो कुछ बेसिक गलतियों के कारण ऐसा ना हो जाए कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए। तो इनका रिवीजन आप पहले 5 दिनों में कीजिए। नेक्स्ट कम्स व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर यू, व्हाट मैटर्स द मोस्ट फॉर यू। अब ऐसा हो सकता है कि कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पे आपका एक्चुअली उतना कॉन्फिडेंस नहीं है।
आपको लगता है कि वो चैप्टर मेरा थोड़ा वीक रह गया है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। जो अगला 5 दिन है उसमें आप उन चैप्टर्स का रिवीजन कीजिए पूरा डेडिकेटेड होकर। अब एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि कैलकुलस किसी का रह गया हो, कैलकुलस में वही वीक हो, तो उन पे पूरी तन्मयता के साथ डिवोटेड होके उनकी स्टडी आप उन बीच के 5 दिनों में कीजिए, उनका रिवीजन कीजिए। जैसे कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस का सेक्शन हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस का सेक्शन हो गया, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियल में ही आता है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा कैलकुलस का पोर्शन हुआ। और हो सकता है उसमें आप चाहें तो फिर प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था व्हाट मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि जनरली इन चैप्टर्स में स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने ये एग्जाम के तौर पे लिया। बाकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वैरी कर सकता है। तो ये हुआ बीच का 5 दिन जिसमें आप व्हाट मैटर्स द मोस्ट पे फोकस करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द लास्ट के जो 5 दिन हैं उनमें आप व्हाट इज द मैटर, इस पे फोकस रखें। कई बार ऐसा होता है कि कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको लगता तो इजी है, लेकिन उनके किसी बेसिक फार्मूला या फिर किसी बेसिक थ्योरी को आप जब रिकॉल नहीं कर पाते हो एग्जाम में, तो उसके क्वेश्चंस आप छोड़ देते हो, या फिर आप जितना भी रिवाइज कर लो, जितना भी उस पे ग्रैप कर लो, क्वेश्चंस छूट ही जाते हैं क्योंकि टफ होते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि लास्ट के जो 5 दिन हैं उनमें इन चैप्टर्स को आपको स्टडी करना चाहिए, जिनमें जनरली फॉर्मूला का भरमार, जैसे ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन छोड़ के मुझे बताया कि एक्चुअली ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला नहीं याद होने की वजह से छूट गया था। फॉर्मूला सिंपल है, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा एंड सो ऑन, और इसको हम फिर आगे जाएंगे तो उसका आंसर या फिर उसका राइट हैंड साइड क्या होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे फॉर्मूले बहुत हैं जिनको आप अगर सही समय पर रिकॉल नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत होगी। या फिर बाइनोमियल थ्योरम में जैसे अगर मान लीजिए कि r टाइम्स NCR है और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप वहाँ डिराइव करें तो नहीं बैठोगे, यहाँ मेमोरी काम करेगी आपको। तो इन सब चैप्टर्स का एक सेट बनाइए। अब जनरली जो मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, पहले 5 दिन के लिए और दूसरे 5 दिन के लिए, तो बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स रह जाते हैं, उन्हीं चैप्टर्स को आप 5 दिनों में रख सकते हैं। इसमें जनरली फार्मूलाज बेस्ड थ्योरी रहती हैं या फिर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया व्हाट इज द मैटर, मतलब एक्चुअली आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो या फिर क्वेश्चन को देखते हो तो लगता है कि हो जाएगा, लेकिन बीच किसी प्रोसेस में आपको लगता है कि ये फॉर्मूला मैंने रिकॉल नहीं किया, सो दैट इज द मैटर दैट बाय विच यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग द क्वेश्चन वेल और यू आर नॉट गेटिंग द आंसर। तो ये 3 कैटेगरीज में आपको चैप्टर्स को बांट लेना है इन 15 दिनों में, 5-5-5 का, एंड देन इस तरीके से आपको अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, अपने पूरे सिलेबस की प्लानिंग करनी है। तो ये तो हुआ कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन इन डेज कर लिया सिलेबस को। अब आते हैं कि हम हर एक दिन की पढ़ाई हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू दैट पार्ट, मींस हाउ योर ईच डे स्टडी शुड लुक लाइक। और फिर से मैं रिकॉल करा दूं कि अगर आपके पास पहले से कोई वेल इफेक्टिव स्ट्रेटजी है तो प्लीज डोंट फॉलो इट। मैं केवल आपको एक ओपिनियन दे रहा हूँ अपना, अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन अडॉप्ट इट, अदरवाइज जस्ट फॉलो द रूटीन यू आर फॉलोइंग फ्रॉम द पास्ट। तो हर एक दिन की पढ़ाई के लिए ऑफ कोर्स आप समय देते होंगे 3 से 4 घंटा के एक सब्जेक्ट पे, तो मान लेते हैं रफली हमने 3 घंटे का या 3 से 3.5 घंटे का एक सब्जेक्ट के लिए मैंने निकाला अपना डे टाइम या फिर कोई भी टाइम है। हो सकता है कि ये कॉन्टिन्यूअस ना हो, पूरा एक स्ट्रेच में 3 या 3.5 घंटे का टाइम ना हो सकता है ये गैप में भी हो या फिर टुकड़ों में। एनीवे, तो सपोज कीजिए कि मैथ के लिए आपने 3 से 3.5 घंटे का टाइम निकाला। अब इस पूरे टाइम को 5 हिस्सों में बांट दीजिए। द फर्स्ट इज रिवाइज, द सेकेंड इज रिकलेक्ट, द थर्ड इज रिहर्स, फोर्थ इज रिफ्लेक्ट एंड द फिफ्थ वन इज रिलैक्स। अब इसके कहने का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। पहला जो 1.5 घंटा है ना, आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने का मतलब कैसे करना है, आप देखिए, मान लीजिए कि आज आपने तय किया कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिवीजन करनी है। ऑफ कोर्स हमारे पास हर एक चैप्टर के लिए एक दिन ही बचा है, तो मान लीजिए कि मैंने एक यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेलेक्ट किया, स्ट्रेट लाइन से लेके पूरा हाइपरबोला तक का पूरा सेक्शन। तो अब
इनको क्या कीजिए कि आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल आपने कोई नोट लिखा होगा पहले या फिर कहीं क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेडिकेट कॉपी हो सकता है या फिर कहीं भी आपने किया होगा या फिर आपके टीचर्स ने नोट लिखवाया होगा या फिर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल होगा। तो केवल आपको बिल्कुल कॉन्शियस होकर 1.5 घंटे की डिवोटेड स्टडी देनी है उनके रिवीजन में। यू डोंट हैव टू एक्चुअली सॉल्व एनी क्वेश्चन इन इट। अब आप रिवीजन ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जांपल में लिया था, तो सपोज कीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन पहले लिया जो आपने नोटबुक में लिखा होगा, उस क्वेश्चन पे बस आपको केवल ध्यान लगाना है कि क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ एग्जाम में अगर आएगा तो, या फिर इस क्वेश्चन को हैंडल करने का क्या प्रोसेस होगा। यू डोंट हैव टू सॉल्व इट एक्चुअली। और अगर आपका स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है तो आप सही जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपने उस क्वेश्चन को करने में आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे, तो आप सोचिए कि आपके पास क्या लैग रह गया और उस लैग होने वाले पॉइंट को आप एक शीट ऑफ पेपर पे केवल आप रिकलेक्ट कर लीजिए। आप कर क्या रहे हैं कि जो भी आपके पास फिल्टर्ड नोट है उस नोट में से आप उन टॉपिक्स को रिकलेक्ट कर रहे हैं जो अब आपके पास थोड़े से वीक रह गए। तो एक्चुअली फिल्टर्ड वे में आपने उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया। तो ये पहले का जो 1.5 घंटा हुआ, ये हुआ आपका रिवाइज करने के लिए हर एक टॉपिक के लिए, एंड देन उसके बाद का 15 मिनट से आधे घंटे का जो पार्ट हुआ वो रिकलेक्ट करने का हुआ। अब रिकलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप सीधे बैठ जाइए अंडरलाइन करने के लिए। अंडरलाइन करने के पर्पज से आप बैठिएगा तो यू विल गेट मोर थिंग्स टू लर्न अगेन और रीलर्न अगेन। आपको केवल बिल्कुल फोकस होके रिवाइज करना है, और जो भी आपको लगता है कि इसमें हमारे पास छोटा सा डाउट रह गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, तो उसको आप रिकलेक्ट कीजिए आगे फिर उसको रिवाइज करने के लिए। अब ये 1.5 घंटा एंड मान लीजिए 15 मिनट या आधे घंटा, 2 घंटा मान लीजिए मोटा मोटी आपने रिकलेक्ट एंड रिवाइज इन दोनों पे बिता दिए। अब 3 पार्ट बचते हैं, रिहर्स, रिफ्लेक्ट एंड रिलैक्स। अब रिहर्स करने का मतलब है जो लास्ट का जो आपके पास सेक्शन बचता है, मान लीजिए 1.25 घंटा या फिर 1 घंटा, तो उसमें आप 45 मिनट का जो समय है वो दीजिए रिहर्स करने में। रिहर्स करने का मतलब सिंपल है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कोई भी एक पेपर उठाइए। अब जैसे मान लीजिए 2021 में जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं और उन हर एक शिफ्ट को अगर आप लीजिएगा तो कम से कम आपको आई थिंक 10 से ऊपर ही पेपर सेट मिल जाएंगे आपको रिहर्स करने के लिए। और अगर 2020 के भी कुछ पेपर से लेते हैं तो 15 दिनों के लिए आपको 15 पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको करना है 45 मिनट का केवल एक टाइम फिक्स, और उसमें आपको उन पेपर्स को सॉल्व करना है। तो ये तो रिहर्स पार्ट हो गया। और सॉल्व करते समय ये बात ध्यान देना है कि यू डोंट हैव टू लुक इनटू द आंसर इमीडिएटली। तो अब आपने मान लीजिए कि 45 मिनट में 20 ही क्वेश्चंस किए, सो यू डोंट हैव टू वरी, 10 क्वेश्चन आपके डाउट के फॉर्म में रह गए हैं। तो अब जो लास्ट के जो बच जाते हैं पार्ट, मतलब जो भी आवर्स आपने सेट किए हैं 15 मिनट या आधे घंटा, वो डिपेंड करता है कि आप कितना रिवीजन पे टाइम देते हो, कितना रिकलेक्शन पे टाइम देते हो। तो उसमें आप कीजिए रिफ्लेक्ट, मतलब जो आपके पास डाउट्स इस रिहर्स के दौरान मिले हैं, जो क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं, उनको आप सोचिए कि ये क्वेश्चन फिर कैसे होगा। एंड आप ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं होता है, सपोज कीजिए कि आपने रिहर्स के दौरान 45 मिनट में ऐसे 10 क्वेश्चन छूट गए लेकिन 20 ही क्वेश्चन कर पाए, हम 10 क्वेश्चन को फिर से आप रिफ्लेक्ट करने बैठिए तो फिर आपको लगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, तो ये टाइम है रिलैक्स का। यू डोंट हैव टू बॉदर कि अब ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आप फिर उसको इंटरनेट पे ढूंढने चले जाइए और फिर अलग अलग बुक्स को छानिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट। अगर कोई छोटी सी मिस्टेक्स है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए, आपकी तैयारी अच्छी जा रही है। अगर 20 क्वेश्चन करते हैं 45 मिनट में तो दैट इज एक्चुअली गुड। तो इस तरीके से जो 3 से 3.5 घंटे का जो भी आपका मैथमेटिक्स का स्टडी का टाइम फ्रेम था उसको 5 भागों में आपने डिवाइड किया। देयर इज रिवाइज, जिसमें आपको हर एक दिन एक एक टॉपिक के ऊपर रिवाइज करना है, रीड करते हुए, ना कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके क्वेश्चन करते हुए। रिकलेक्ट मतलब जो भी अब फिल्टर डाउट्स हैं या फिर जो कुछ भी बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं कि आप मिस कर रहे हो, उनको रिकलेक्ट कीजिए। देन रिकलेक्शन के बाद रिहर्स, यानी कि आप कोई भी एक
PYQ निकालिए, उसको 45 मिनट के अंदर कोशिश कीजिए कि हम सॉल्व कर पाएँ 30 क्वेश्चंस को। 1 घंटा हो जाए डजंट मैटर। देन उसके बाद आता है रिहर्स के बाद रिफ्लेक्ट, जो भी आपके इस PYQ में से क्वेश्चंस रह गए हैं उन पर रिफ्लेक्ट कीजिए कि हमने क्या मिस किया था। एंड देन फाइनली रिलैक्स, यू डोंट हैव टू गो इनटू द रैबिट होल ऑफ इंटरनेट टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, या फिर किसी भी बुक को आप छानने में शुरू कर दीजिए, तो ये गलत बात है। आपको केवल रिलैक्स करना है, आपकी स्टडी अच्छी जा रही है। तो इस तरीके से आप अगर ईच डे की स्ट्रैटेजी और इन 15 दिनों की स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करेंगे, तो मेरा मानना है कि आप अच्छा कर पाएंगे। सो दैट इज ओनली माई ओपिनियन। आपको ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल फॉलो ही कीजिए। अगर आपकी स्टडी बहुत अच्छी जा रही है, सो दैट्स गुड एंड दैट विल वर्क। एंड वन लास्ट थिंग, एक एक्स्ट्रा टिप में दे सकता हूँ कि आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है। डिस्ट्रैक्टेड इन द सेंस रिलैक्स में ही आपको इसको रख लेना चाहिए कि हो सकता है कि आप मान लीजिए खाना खाने बैठे हैं, यू हैव टू जस्ट यू गॉट अ चांस टू सी योर मोबाइल, और उस मोबाइल में फिर आप रैबिट होल में फंस गए, अलग अलग न्यूज़ आप देखना शुरू कर दिए। हो सकता है कि वो न्यूज़ जेई से रिलेटेड ही हो कि एग्जामिनेशन का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या फिर पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा, या फिर 15 दिनों में टॉप हो जाइए। तो आप इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखें तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल आपको कट ऑफ रखना है अपने आप को इन 15 दिनों में, ताकि आप बिल्कुल इफ़ेक्टिव वे में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें एंड एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी टाइम। इन 15 दिनों में आप बहुत ही अच्छा करें, बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव पढ़ाई हो आपकी, यही कामना करता हूँ। सो गेट टू स्टडी और यूट्यूब देखना बंद कीजिए, जाइए पढ़ाई कीजिए। एंड आई विश ऑल द सक्सेसेस फॉल इन योर वे। थैंक्स।